गाइस, मेरा नाम मुकेश है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज प्रैक्टिस की नेक्स्ट क्लास। पिछली बार हमने एक क्लास की थी एवरेज प्रैक्टिस की। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और अपने एवरेज टॉपिक को एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छी पकड़ देंगे। तो जुड़िए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आपको स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो हमने एवरेज जब चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है। हमने योग भी पढ़ा था और औसत भी पढ़ा था। क्वेश्चन फर्स्ट के लिए क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का हमने योग क्या पढ़ा था। योग पढ़ा था हमने n इंटू n+1/2 और वहीं पे हमने एवरेज क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास योग n इंटू n+1/2 आ रहा है और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n है, तो एवरेज कितना हो जाएगा। औसत हमने कितना पढ़ा था, औसत हमने पढ़ा था n इंटू n+1/2 अपॉन n। यहाँ से एक n कट जाएगा और औसत कितना बचेगा n+1/2। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा n+1/2। तो यहाँ पे औसत कितना हो रहा है, यहाँ पे औसत हो रहा है हमें 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो औसत कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाएगा 50 + 1/2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 25.5। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप समझ में आया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा n+1/2। तो यहाँ पे 50 का पूछा गया है तो 50 + 1/2 यानी 25.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 31 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है n इंटू n+1 होता है और प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत योग कितना होता है n इंटू n² होता है। हमने सेकंड में क्या पढ़ा था कि प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना पढ़ा था हमने, यहाँ पे पढ़ा था हमने n इंटू n+1 और औसत कितना पढ़ा था हमने, औसत पढ़ा था हमने n+1। ठीक है, और हमने प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना पढ़ा था हमने, योग पढ़ा था n²। औसत कितना पढ़ा था हमने, औसत पढ़ा था n, यानी प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत n ही होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम 31 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 31 है तो यहाँ पे औसत n होता है तो 31 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जितने में इसे रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a संख्याओं का औसत b² है तथा b संख्याओं का औसत a² है, तो प्लस सभी a + b संख्याओं का औसत कितना होगा। हमने एवरेज में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर n1 संख्याओं का औसत a1 है और नेक्स्ट n2 संख्याओं का औसत a2 है तो सभी n1 और n2 संख्याओं का औसत कितना पढ़ा था हमने कि सभी n1 और n2 संख्या का औसत हमने कितना पढ़ा था a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन क्या पढ़ा था n1 + n2। ठीक है, जब n1 संख्याओं का औसत a1 है और n2 संख्याओं का औसत a2 है तो कुल संख्याओं का औसत कितना होगा a1 n1 + a2 n2 अपॉन n1 + n2। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a संख्याओं का औसत b² है तथा b संख्याओं का औसत a² है, तो सभी a + b संख्याओं का औसत कितना होगा। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a दे रखी है। n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a है और a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे b² है। फिर n2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे b दे रखी है और a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें a²। तो हमें क्या ज्ञात करना है
ए प्लस बी यानी n1 प्लस n2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a1n1 यानी ए बी स्क्वायर प्लस a2n2 यानी ए स्क्वायर बी अपॉन n1 प्लस n2 यानी ए प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम ए बी कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे तो कितना बचा, यहाँ पे बी बच गया, यहाँ पे ए बच गया, अपॉन कितना है ए प्लस बी। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो औसत कितना आ गया ए बी। मतलब प्रथम अगर ए संख्या का औसत बी स्क्वायर है और बी संख्या का औसत ए स्क्वायर है तो दोनों को मिलाकर ए प्लस बी संख्या का औसत कितना होगा ए बी। यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20 से 40 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 20 से 40 के मध्य सभी अभाज्य संख्या। हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने नंबर्स को पढ़ा था कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। मतलब ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा एक, तीसरा उसका गुणनखंड नहीं होता, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 20 से 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो 20 से 40 के मध्य कौन सी अभाज्य संख्या होगी, एक होगी 23, फिर आ जाएगा 29, फिर आ जाएगा 31, फिर आ जाएगा 37 और फिर ये 20 से 40 के मध्य ये चार विषम अभाज्य संख्या है। तो इनका औसत निकालने क्या करेंगे, हम जानते हैं कि औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। फिर मैंने सेकेंड मेथड क्या बताया था कि अगर संख्याओं को इजीली एवरेज निकालना है तो एक नंबर पर्टिकुलर नंबर को हम मान लेते हैं। हमने माना यहाँ पे 30 औसत है मानना, फिर हमने क्या किया, इन सभी को इससे रिलेट किया, 23 को रिलेट किया तो माइनस के साथ आ रहा है, प्लस 29 को रिलेट किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 1, 31 से किया तो प्लस का 1 और यहाँ पे किया तो प्लस का 7, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो औसत कितना ही होगा हमारा 30 होगा। इस मान से कितना आ रहा है 30। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 से 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं, हमने क्या पढ़ा था नंबर्स में कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, लेकिन ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो गुणनखंड उसका एक होता है और एक स्वयं होता है। एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है क्योंकि हर प्रत्येक संख्या एक से विभाजित होती है। तो 20 से 40 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 4, 23, 29, 31 और 37। जब इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा हमारे पास 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, अब मैं आपको क्या कहता है कि 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत 26 है और अंतिम 4 का औसत 25 है, तो प्रथम वो है और अंतिम संख्या का अंतर बताओ। 5 नंबर की क्वेश्चन क्या कहता है, हमने माना 5 संख्या कौन सी मान ली, हमने माना ए बी सी डी और ई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत कितना है 26, इन 4 का औसत कितना है 26। फिर क्या कहता है और अंतिम 4 का औसत कितना है 25। अंतिम 4 कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, इनका औसत कितना दे रखा है 25, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 25। फिर क्या पूछा है, तो प्रथम और अंतिम संख्या का औसत बताओ। जब हमने एवरेज के 2 फॉर्मूले पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास एवरेज है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम तो सम निकाल सकते हैं। तो हमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत पता है तो इनका सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज 24 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 4, तो इनका सम कितना आ जाएगा 104। क्वेश्चन फर्स्ट। फिर हमें नेक्स्ट 4 संख्या यानी अंतिम 4 संख्याओं का औसत पता है, तो इनका सम कितना हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज 25 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, तो औसत कितना आ जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 2। फिर हमें पता है कि जब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से हमने 4 संख्याओं का योग निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फर्स्ट माइनस 2 से, इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसमें से माइनस बी माइनस सी माइनस डी और माइनस ई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 104 माइनस 100।
तो यहाँ से ये तीनों कट जाएंगे, बचा क्या, a माइनस ई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर बताओ। तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर कितना आया हमारे पास, 4 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि हमें अगर 5 संख्या हमने कोई भी मान ली, अगर पहली 4 का औसत हमें 26 दे रखा है, तो योग के सूत्र से हमें पता है कि जब हमारे पास एवरेज हो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो हमें योग निकाल सकते हैं। तो पहली 4 का योग कितना आया 104, फिर नेक्स्ट यानी अंतिम 4 का योग कितना आया 100। तो इन जब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से अंतर किया तो हमें क्या पता चला कि ए और ई का अंतर कितना आ रहा है 4, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x के पास y की तुलना में 2 गुनी धनराशि है। x के पास y की तुलना में 2 गुनी धनराशि है तथा y के पास z से 50% अधिक धनराशि है। यदि इन सभी का धनराशि का औसत 100 है तो x के पास कितनी धनराशि है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है कि x के पास y की तुलना में 2 गुनी धनराशि है। 3 व्यक्ति है x, y और z। तो x के पास y की तुलना में 2 गुनी धनराशि है तथा y के पास z से 50% अधिक धनराशि है। हमने क्या माना कि z के पास 100 रुपये है, तो फिर नेक्स्ट फॉर्म क्या कहता है कि y के पास z से 50% अधिक है, यानी y के पास z की जो वैल्यू है उससे 50% अधिक है, से अधिक है, यानी 100 से 50% अधिक है। तो 100 का 50% कितना हुआ 50, y के पास z से 50% अधिक है, यानी y के पास कितनी होगी 150, से 50% अधिक यानी 150। फिर पहली फॉर्म क्या कह रही है कि x के पास y की तुलना में 2 गुनी राशि है, मतलब कहता है कि x के पास इतनी राशि है कि y की राशि को जब 2 गुना किया जाता है तो बराबर होती है। मतलब x के पास y की तुलना में जितनी y के पास जितनी राशि है x के पास उसने 2 गुनी राशि है, तो x के पास कितनी हो जाएगी 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा 300। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इन सभी धनराशि का औसत 100 है तो x के पास कितनी धनराशि है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, हमने क्या वैल्यू को मानना है तो हम x में मान लेते हैं। ठीक है, इसके पास इतने x है। जब हमने औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास सम कितना आ गया, सम आ रहा है हमारे पास 550x, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 3 है, तो एवरेज कितनी आ जाएगी हमारे पास 550x अपॉन 3। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन 55। तो हमें पूछा क्या है, तो x के पास कितनी धनराशि है, x के पास 300x है, तो इससे 300 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ी कुछ गड़बड़ है ये क्वेश्चन। x के पास y की तुलना में 2 गुनी धनराशि है तो y के पास z से 50% अधिक धनराशि है। यदि इन सभी की धनराशि का औसत 100 है तो पास 100x है तो इससे 50% 150 तो गड़बड़ है यार। के पास y की तुलना में 2 गुनी धनराशि है तथा y के पास, चलो हम देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा और 11 आ जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 अपॉन 11। तो लगभग अगर 10 होता तो 180 के इक्वल आ रहा है और कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, ट्रांसफर लगभग इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन का और तो कोई मेरे हिसाब से फॉर्म बनेगा नहीं कि x y के पास जितनी धनराशि है, नहीं सॉरी z के पास जितनी धनराशि है y के पास उससे 50% अधिक है, यानी अगर z के पास 100x है तो y के पास 50% अधिक यानी 150x है। फिर क्या कह रहा है कि x के पास y से 2 गुनी धनराशि है, तो अगर y के पास 150x है तो x के पास कितनी होगी 300। फिर क्या कहता है कि इन सभी का औसत कितना है 100 है, तो हमने एवरेज कैसे निकाला कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन 300 प्लस 150 450 प्लस 100 550 आ गई। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 3 है, जब इसको के भाग दिया तो एवरेज हमारे पास 100 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास इतनी आ गई। हमें पूछा क्या है, सबसे x के पास कितनी धनराशि है, x के पास 300x है
एक अक्स की वैल्यू अगर ये है तो 300 अक्स की वैल्यू हमने 180 के करीब निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप पढ़ो, थोड़ा रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 हो एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 15 हो तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए ना, किसी कक्षा के 120 छात्रों के एवरेज अंक कितने हैं, 35 है। फिर क्या कहता है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 30 है, उत्तीर्ण के औसत अंक कितने हैं, उत्तीर्ण के औसत अंक कितने हैं, 30। फिर क्या कहता है, अंक 30 हो एवं अनुत्तीर्ण के औसत अंक 15 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताओ। अनुत्तीर्ण के औसत अंक कितने हैं, 15 है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताए। तो यहाँ पे 30 नहीं है, 39 है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि A1 संख्याओं के औसत कितने हैं, सॉरी N1 संख्याओं के औसत कितने हैं, 39, N2 संख्याओं के औसत कितने हैं, 15, तो सभी के औसत कितने हैं, 15। तो जब हमने यहाँ पे माना कि उत्तीर्ण कितने हैं, N1 मान लिया, अनुत्तीर्ण कितने N2 है। एक तो चीज़ हमें पता है कि N1 प्लस N2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, हमें 120 पता है। क्यों, 120 में से कुछ छात्र उत्तीर्ण है और कुछ अनुत्तीर्ण है। फिर हम A1 A2 की फॉर्मूले से जब मान रखते हैं तो 39 N1 प्लस 15 N2, ठीक है, अपॉन कितना आ रहा है, N1 प्लस N2 इक्वल कितना आ रहा है, 35। अभी का एवरेज 35 आ रहा है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 39 N1 प्लस 15 N2 इक्वल टू कितना आया, 35 N1 प्लस 35 N2। ठीक है, या इसको इधर लाएंगे तो 4 N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको यहाँ पे ले जाएंगे 520 N2, तो N1 अपॉन N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5:5/1। ठीक है, तो हमने क्या माना, मान लो हमने अक्स में मान लिया कि N1 और N2 किस अनुपात में है, 5:1 में है। एक्स में वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनों की, माना 5x और x है। तो जब हमें पता है कि N1 प्लस N2 की वैल्यू 120 है तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो 5x प्लस x इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। 6x की वैल्यू कितनी है, 120, x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या यानी N1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। N1 की वैल्यू कितनी है, 5x, तो 5x या फिर N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 × 5 यानी कि 100। ठीक है, समझ में आया कि अगर 120 छात्र के औसत अंक 35 है, N1 यानी हमने माना कि N1 माना N1 छात्र उत्तीर्ण हुए जिनके औसत कितने हैं, 39। दूसरे N2 छात्र अनुत्तीर्ण हुए जिनके औसत कितने हैं, 15। जब हम जानते हैं कि कुल छात्र कितने हैं, N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है, 120 हमें पता है। फिर हमने क्या किया कि A1 और N1 वाले सिंपल एवरेज के फॉर्मूले का उपयोग करके, जहाँ पे A1 × N1 प्लस A2 × N2 की वैल्यू कितनी है, N1 प्लस N2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 35 के। तो यहाँ से हमने N1 और N2 को एक रेशियो के फॉर्म में निकाला, 5:1 आया। जब रेशियो को अलग करने के लिए हमने क्या किया, अक्स में वैल्यू मान ली, तो N1 की वैल्यू कितनी है, 5x और N2 की वैल्यू कितनी है, x। कुल वैल्यू हमें कितना पता है, N1 प्लस N2 की 120, यानी 6x की वैल्यू कितनी आ रही है, 120, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20। तो हमें पूछा क्या गया है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत, कुल उत्तीर्ण छात्र यानी N1 की वैल्यू पूछी गई है। N1 की वैल्यू हमारे रेशियो में कितनी आ रही थी, 5x या N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 × 5 यानी 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ो, समझ में आया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 20 प्रेक्षणों x1 है, x2, x3 से लेकर 120 x20 तक है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 20 प्रेक्षणों कौन से हो गए, x1, x2 x3 से लेकर x20 तक 20 प्रेक्षणों का औसत y है, इनका एवरेज क्या है, एवरेज इनका है y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर क्या कहता है, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 और x3 माइनस 101 का औसत बताओ। तो x1 माइनस 101, फिर x2 माइनस 101, फिर x3 माइनस 101 का से लेकर x20 माइनस 101 का औसत बताओ। तो जब हमने पता है कि x1 से लेकर x20 का औसत वैल्यू y है, तो इनका कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x20 तक कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20y। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि इन सभी का औसत निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो कितनी आ जाएगी, x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 प्लस से लेकर x20 माइनस 101। तो अब क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस से लेकर x20 अलग कर लेंगे, फिर ये 101 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस में 101। ये 101 कितनी बार आ रहा है, एक हर संख्या के साथ आ रहा है, मतलब ये 20 संख्याओं में 20 बार आ रहा है, इसकी वैल्यू 20 टाइम हो जाएगी। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, यहाँ पे निकाली थी 20y। तो 20y माइनस 101 इंटू 20, ये हमारे पास इनका कुल वैल्यू यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया। तो एवरेज निकालने क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे देंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, आ रही है 20 आ रही है, तो इसमें 20 का भाग देंगे, एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार कट जाएगा, y माइनस 101। अगर x1 से लेकर x20 की संख्याओं का एवरेज y है, तो x माइनस 101 से x2 माइनस 101 से लेकर x20 माइनस 101 की औसत वैल्यू कितनी होगी, y माइनस 101। दूसरा तरीका क्या है इसका, अगर आपको समझ में आया एक चीज़ कि एक से ले अगर x1, x2, x3 ऐसे 20 इनका औसत कितना है, y है। दूसरे में क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 101 की कमी हो रही है। अगर आपको एक चीज़ मैंने समझाई की थी कि औसत में अगर वृद्धि होती है तो क्या होता है, वो हर ऑब्जर्वेशन के साथ वृद्धि होती है। अगर औसत में कमी हो रही है तो हर ऑब्जर्वेशन में कमी होती है। अब जब यहाँ पे प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर कमी हो रही है तो क्या होगा कि औसत में कमी होगी। अगर हर प्रत्येक में बराबर में कमी हो रही है ना, तो औसत में भी उतनी कमी होती है। क्यों होती है कि जब हम इस कमी को इक्वल करेंगे, सबको सम करेंगे, तो ये कितने टाइम हो जाएगी, ये जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतने टाइम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में कमी या वृद्धि होती है बराबर है, तो वो किस में वृद्धि होती है, औसत में, या कमी या वृद्धि होती है। तो यहाँ पे अगर इन सभी का औसत y है और यहाँ पे प्रत्येक में 101 की कमी हो रही है, तो इससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनका औसत में 101 की कमी होगी, तो कितनी हो जाएगी, y माइनस 101। ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने सवाल को करने के लिए, ऐसे आंसर निकालने के लिए आपको समझाया है। बाकी आप सीधे समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रत्येक में 101 की कमी हो रही है, यानी जब सभी ऑब्जर्वेशन में 101 की कमी हो रही है तो औसत में भी 101 की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। करो, ठीक है, समझ में आया। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं का में प्रत्येक में 2 से 2 की वृद्धि की जाती है और 6 से 3 संख्याओं में से 4 की कमी की जाए तो नया औसत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 6 संख्या हमारे पास, मान लो A, B, C, D, E और F। इनका एवरेज कितना है, इनकी एवरेज वैल्यू है हमारे पास 32। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यदि पहली 3 संख्याओं में 3 की में से प्रत्येक में 2 की कमी की जाए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इन तीनों में 2 की कमी हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है
की जाए और शेष में 3 संख्याओं में 4 की कमी की जाए। 2 की वृद्धि, सॉरी यहाँ पे वृद्धि हो रही है 2 की, और इन में क्या हो रहा है, -4 की कमी हो रही है, -4 -4। तो हमें जब पता है कि पहले जब हमने संख्याओं का एवरेज देखा था कितना था 32, तब अब हम क्या करेंगे, अगर संख्याओं में कमी या वृद्धि, चाहे एक संख्या में कमी हो या वृद्धि हो, चाहे सभी में कमी वृद्धि हो, वो क्या होती है, वो टोटल सम में कमी या वृद्धि होती है, और फिर उससे क्या होता है कि उससे एवरेज में कमी या वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या रहा है, 3 संख्याओं से 2 की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ पे, 2 × 3। फिर क्या हो रहा है, इन नेक्स्ट 3 संख्याओं में 4 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे कुल कितनी कमी हो रही है, 4 × 3। कुल वृद्धि या कमी कितनी हो रही है, 6 - 12, यानी -6 की कमी हो रही है। अब जब ये -6 की पूरी कमी सम में हो रही है, ये पूरी संख्याओं में सम में हो रही है, तो ये औसत में भी होगी। औसत में कैसे होगी कि अगर सम में -6 की कमी हो रही है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में बंट जाएगी। कैसे बंटेगी, अगर सम में -6 की कमी हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे -1 एवरेज कमी, तो हमारे पास -1 एवरेज कमी आ रही है। तो पहले हमारे पास एवरेज कितना था, 32, तो अभी वर्तमान एवरेज कितना है, वर्तमान एवरेज कितना है, 32 - 1 यानी 31। ठीक है, तो मैं क्या पूछा है, तो नया औसत बताओ। समझ में आया कि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रही है, फिर अगली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 की कमी हो रही है, तो नया औसत बताओ। तो हमें पता है कि जब संख्याओं में वृद्धि या कमी होती है, तो औसत में भी कमी वृद्धि होती है। वो कैसे होती है कि जब यहाँ पे कुल तीनों में 2 की वृद्धि हो रही है, तो कुल वृद्धि कितनी हो रही है, 6 हो रही है, कुल कमी कितनी हो रही है, 12 हो रही है। तो जब हमने इसको इक्वल किया, तो हमें पता चला कि सभी संख्याओं को मिलाकर और सम में यानी योग में कितनी कमी हो रही है, -6 की कमी हो रही है। जब योग में अगर -6 की कमी हो रही है, तो वह सभी में बराबर कमी होगी। कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 6। इससे क्या निकला निष्कर्ष कि सभी संख्याओं के औसत में -1 की कमी होगी। अगर पहले औसत 32 था, तो अभी औसत कितना आएगा, 32। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। 50 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पहले इक्वेशन से हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि n तक की सम संख्याओं में का औसत क्या होता है, अंतिम सम संख्या प्लस 2/2। n तक की सम संख्या का औसत क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था अंतिम सम संख्या प्लस 2/2। फिर हमने क्या देखा था कि एपी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसका एवरेज या तो मिडिल टर्म होगा या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होगा। तो जब हम 50 तक की सम संख्या देखेंगे, तो कौन सी हो जाएगी, पहली सम संख्या 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, और अंतिम 50 तक ले रखा है हमने, तो 50 एक सम संख्या है, तो 50 हो जाएगी। तो इसका एवरेज क्या होगा, पहला और अंतिम का औसत। तो 50 + 2 52, यानी 50 + 2 दोनों का औसत 52/2 यानी 20 इसका आंसर। ठीक है, और इससे करेंगे अगर फॉर्मूले से, तो अंतिम सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 50, उसमें 2 जोड़ेंगे 52 और बट्टे 2, 30 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, 26। ठीक है, समझ में आया कि 50 से n तक की सम संख्याओं का औसत कितना होता है, अंतिम सम संख्या प्लस 2/2। या फिर एपी सीरीज कैसी बन जाएगी, पहली सम संख्या 2 होगी, फिर 4, फिर 6, 50 तक हो जाएगी। एपी सीरीज का औसत क्या होता है, या तो मिडिल टर्म होता है, या फिर क्या होता है, पहली और अंतिम संख्या का औसत, या फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट संख्या का औसत। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने लास्ट क्वेश्चन किया, आंसर निकाला। अब 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है।
हमारे पास क्या है कि 5 हमारे पास नंबर्स है जिनका एवरेज वैल्यू क्या है 27 है। फिर क्या कहता है कि एक संख्या को निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या बताओ। एक संख्या निकालने के बाद मान लो 4 संख्या का औसत कितना है, अभी 25 है, निकाली गई संख्या बताओ। इसको दो फॉर्म में कैसे करेंगे, फर्स्ट में तो 5 का औसत अगर 27 है तो 5 का योग क्या होगा, 5 का योग क्या हो जाएगा 27 × 5 यानी कि 135। 4 का योग क्या होगा 25 × 4 यानी कि 100। तो अगर 5 का योग 135 है, 4 का योग अगर 100 है, तो पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी, पांचवी संख्या हो जाएगी 135 - 100 यानी कि 35। ठीक है, आंसर आ गया आपके पास डी ऑप्शन 35। दूसरा मेथड क्या कहता है इसका, अगर आपके पास 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो हमें क्या पता है कि पहले हमारे पास 27 के हिसाब से 5 संख्या है, औसत के हिसाब से 5 संख्या है। जब एक संख्या को निकाल दी गई तो औसत 25 हो गया। अगर हमारे पास निकाली गई संख्या की वैल्यू 27 होती, पहले 27 के औसत के हिसाब से संख्या थी, अगर वैल्यू उसकी भी 27 ही होती तो निकालने के बाद उसमें औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी वैल्यू 27 से अधिक है, यहाँ पे निकाल ली जा रही है। अगर ऐड करते हैं और वैल्यू कम होती तो औसत में कमी आती, लेकिन यहाँ पे निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू 27 से इतनी अधिक है कि वह 27 तो ले ही जा रही है अपनी वैल्यू, साथ में उससे इतना अधिक ज़्यादा ले जा रही है कि वह सभी को दो को औसत के हिसाब से सभी में बांटा जा सके। अब वह कितना अधिक ले जा रही है कि वह 2 के औसत के हिसाब से 4 लोगों में अगर बांटा जा सके, वह 27 से उतना अधिक ले जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। समझ में आया? मान लो अगर उसकी औसत 27 ही होता तो एक संख्या से अगर कम हो जाती और 27 की अगर उसका औसत होता, वैल्यू होती, तो औसत में कोई कमी नहीं आती। लेकिन उसकी वैल्यू 27 से अधिक है, यहाँ पे कमी आ रही है, संख्या जा रही है फिर भी कमी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि संख्या ए की वैल्यू औसत से अधिक है। अब है कितनी अधिक है ये पता करना है। इतनी अधिक है कि वह उसकी औसत वैल्यू उसके देने के बाद भी उसे 2 के हिसाब से सभी के औसत में कमी आ रही है, उतना और देना पड़ रहा है। समझ में आया? उसके अगर औसत के हिसाब से 27 की वैल्यू से देने के बाद भी ये 2 के सभी के जो बाकी 4 लोग बच गए उनके औसत में से 2 की कमी करके जब हम निकालेंगे उतना उसे और देना पड़ रहा है। नहीं तो हो रहा। अगर मान लो 27 ही होती तो 4 बचते, चारों की औसत कितना होता 27, लेकिन औसत हो कितना रहा है 25 हो रहा है। मतलब इसमें से 2 की कमी होगी, इसमें से होगी, इसमें होगी, मतलब 4 लोगों में से 2 की कमी होगी। और ये कमी जा किसके पा रही है, इसे 5वीं संख्या के पास से जा रही है। 5वीं संख्या वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। समझ ये करोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, उस सोचने की पड़ेगी जरूरत नहीं, आपको शायद कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन करने हैं तो ऐसे कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, किसी कार्यालय के में काम करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपये। सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, बी का औसत वेतन कितना है 8,000 रुपये, ठीक है। फिर क्या कहता है, इनमें से 7 तकनीशियों का वेतन 12,000 है, 6 श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 है, तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। 7 तकनीशियों तकनीशियनों जो भी है उनका एवरेज वेतन कितना है, उनका एवरेज वेतन है 12,000, ठीक है। फिर क्या कहता है, जो सभी कुल मान लो हमारे पास जितने थे श्रमिक, उनमें से 7 का निकालने के बाद जो श्रमिक बच्चे हैं उनका औसत कितना है, देश का औसत कितना है 6,000 रुपये। एक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि A1 का औसत अगर N1 का औसत अगर A1 है और N2 का औसत अगर A2 है, तो सभी का औसत क्या होगा A1N1 + A2N2 अपॉन N1 प्लस। तो मैं आपको इसको ऊपर समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो पहले हमने माना
कि शेष अक्स बच गए। शेष कितने बचे? अक्स। तो हमारे पास क्या आया कि 7 यानी n1, 7 इंटू इसका औसत कितना है? 12,000। अब एक बार क्या करते हैं, 1000 की वैल्यू छोड़ देते हैं, फिर लास्ट में लगा देते। 7 की वैल्यू 12 के ले लो, या फिर 7 का औसत 12 के है, प्लस शेष यानी अक्स का औसत कितना है? 6 के। सभी कितने हो गए? 7 प्लस अक्स। इनका औसत कितना देर का है? सभी का औसत वेतन कितना है? 8 के। ठीक है, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू निकाल लो। 8 सन्ती 84 के प्लस 6 अक्स के इक्वल टू कितना आ गया? 7 56 के प्लस 8 के। यहाँ से इसको निकालेंगे तो कितने आ जाएगा? 8 यानी 24 4 28 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इधर ले जाएंगे 2 अक्स, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैसे के कट गया? 14। तो हमारे पास हमें कितने श्रमिक शेष बचे? 14। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रमिकों की कुल संख्या कितनी थी? 14 शेष बच के और 7 यहाँ पे है, तो कितने हो जाएगी कुल श्रमिक? कुल श्रमिक कितने हो जाएंगे? 14 प्लस 7 यानी 20। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। अब मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि सभी का औसत वेतन हमें कितना दे रखा है? 8,000 दे रखा है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना दे रखा है? 12,000 दे रखा है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेष सभी 7 तकनीशियनों को छोड़ने के बाद जो शेष श्रमिक बच गए उनका औसत वेतन कितना है? वेतन कितना है? 6,000 रुपये। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, तो सभी का एवरेज क्या होगा? n1 a1 प्लस n1 a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो हमने माना कि अगर अक्स यहाँ पे श्रमिक बच गए, तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, तो अक्स वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 14। यानी 14 श्रमिक बच्चे थे और 7 तकनीशियन थे, तो कुल श्रमिक कितने हो गए? 14 प्लस 7 21। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सभी हमें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। प्रैक्टिस हमने 2 क्लास की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। हम नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास में शायद आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कराऊंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों या अपने भाई बहनों को, ताकि वो भी अपनी स्टडी को एक अच्छे लेवल पे ले जा सके। थैंक यू गाइस। ओके।